अब्बास जिंदगी को अपनी डगर पर ले आया था। उसने फिर से जॉब शुरू कर दी थी। फ्लैट जिंदगी की चीज़ों से भर गया था। अब जहन टेस्ट रिपोर्ट्स के अलावा भी कुछ सोचने लगा था। दिल के कब्रिस्तान में महानूर मंजर हुसैन की कब्र के बराबर में उसने अपने तमाम इल्ज़ामात की भी एक कब्र बना दी थी। जीना मुश्किल हरगिज़ नहीं था, बस सांस लेते रहना था। उस दिन वो कुछ खरीदारी करने के लिए मॉल आया हुआ था। ऑफिस के लिए कुछ कपड़े जूते लेकर वो एक शॉप से निकल रहा था जब उसने डॉक्टर जैन को देखा था। वो ठिठक गया था। वो उन्हें जानता था। वो आदिल के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कई बार गांव में फ्री कैंपिंग भी की थी। आदिल की सिफारिश पर गांव के मरीज उनके क्लिनिक पर ही जाते थे और उन सब रिपोर्ट्स पर भी वो उसके दस्तखत देख चुका था। वो अकेले नहीं थे, साथ उनकी बीवी थी और उनकी गोद में वो बच्चा। ये दूसरी बार था जब वो चौंक गया था। वो बच्चा जाना पहचाना सा था। उसकी शक्लो सूरत देखी भाली सी थी। उसने वो कहीं तो देखा था। वो वहीं खड़ा सोचता रहा, ये खुदकुशी है बासित। उमर ने उसकी सारी बात सुनने के बाद शिद्दत से नफी में सर हिलाया था। मैं तुझे ये करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुझसे इजाज़त मांगी किसने है? वो स्पार्ट लहजे में बोला। वो तुझे रिंग में मार देगा बासित। तो क्या करूं? वो जोर से चिल्लाया था। उसने सारिया के साथ कुछ कर दिया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? उसकी आंखें लाल होती चली गई थी। उमर उसे बेबसी से देख कर रह गया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक फाइट तो कुछ भी नहीं। मैं उसके लिए सारी दुनिया हार सकता हूँ। हर एक शय से दस्तबरदार हो सकता हूँ। वो बोलता चला गया था। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। बासित ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। उसकी ज़ात पर कोई भी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो एक बार फिर सिगरेट उंगलियों में दबाए बालकनी में खड़ा था। सामने शहर उसकी घन चक्कर बनी ज़ात से बेनियाज अपनी ज़ात में मगन था। पी पा करती गाड़ियों ने सड़क का ठेका ले रखा था। उसने धुआं फिजा में आज़ाद किया और फिर सोचने लगा, ये मुमकिन नहीं है। वो कैसे? वो मंजर उसके जहन के पर्दों पर लहरा गया था। गांव में किसी की शादी थी। सारा पिंड वहां मौजूद था। शादी के गीत और हंसी की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। वो शामियाने से निकला था जब उसने गाड़ी रुकते देखी और पिछली सीट से महानूर उतरी थी। सीने से वो बच्चा लगाए। वो सरसरी सी नज़र, वो बच्चे का रोना। वो ठीक से देख नहीं सका था, लेकिन वो चेहरा उसे याद रह गया था। अब्बास ने सिगरेट का एक और कश भरा था। एक और मंजर धुएं के मरहूले में बनता चला गया था। वो स्कूल के गेट को ताला लगाकर पलट रहा था। सामने से आदिल की जीप गुजरी थी। फ्रंट सीट पर उसके बराबर में वो मौजूद थी और उसकी गोद में वो बच्चा। उसने एक लंबी सांस भरी। वो स्याह रात, बरसती बारिश, वो मुलाजमा। आपको नहीं पता जी, आदिल साईं का पुत्र तो फोत हो गया है। सिगरेट को ख़त्म करके वो पलटा तो वो आखिरी मंजर उसके जहन में था। मॉल में चलती जाती डॉक्टर जैन की बीवी और उसके सीने से लगा हुआ वो बच्चा। महानूर की जहनी हालत बिगड़ती जा रही थी। 2 हफ्तों बाद वो उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लाए थे। उसमें 1% बेहतरी भी नहीं आई थी। इनका ख्याल रखें, जहनी दबाव से बचाएं। ऐसे तो ये बिल्कुल ही जहनी तवाज़ुन खो बैठेंगी। वो कहाँ तक उसका ख्याल रखते? बच्चों की आवाज़ें सुनते ही वो बेकाबू हो जाती और मुर्तज़ा चिल्लाने लगती थी। जब से उसके पैरों में जंजीर डाली थी तब से वो बाहर जाने से तो बची हुई थी, लेकिन हर वक्त वहीं पड़ी रोती चिल्लाती बेटे को याद करती रहती थी। रेसलिंग हॉल लोगों से खिंचाखच भरा हुआ था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लड़कियां, मर्दोजान, बच्चे, तमाशाई अपनी अपनी चिल्ला रहे थे। स्पीकर पर कमेंटेटर चिल्ला कर अपनी कह रहे थे। रिंग में वो दोनों आमने सामने थे, बासित और वो लड़का। उसने बासित को तुन नज़रों से देखते हुए नज़रों का रुख मोड़ा था। बासित ने देखा वहाँ तमाशाइयों के दरमियान तीसरी रो में उन लड़कों के बीच सारिया थी, गुमसुम और रोई रोई सी। नज़रों और सपाट चेहरे से वो उन्हें देख रही थी। वो बहुत देर तक उसे देखता रहा था। उसकी ज़िंदगी अजीज़ है तो वो सब करते जाना जो मैं कह रहा हूँ। उसके कानों में वो फ़ोन पर कही हुई बातें गूंज रही थी। वो तुमसे लड़ेगा, तुम पे वार करेगा और तुम्हें हरा देगा। उस रात का बदला सबके सामने। यहाँ तुमने जीतने की कोशिश की और वहाँ वो लड़की तुम्हारी नज़रों के सामने ख़त्म हो जाएगी। बासित ने देखा, वहीं एक तरफ मजमा में उमर था, खौफज़दा नज़रों से उसे देखता हुआ। वो तुझे खेल के नाम पे मार देगा बासित। वो कल से बस यही बात बार बार कह रहा था। उसके पास कौन सा दूसरी चॉइस थी? रिंग रोशनियों में नहा गया था। रेफरी दोनों के दरमियान खड़ा था। 1। बासित ने आंखें मूंद कर लंबी सांस भरी थी। 2, 3 एंड गो।
वो यकतरफा लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़का उस पर टूट पड़ा था। तमाशाई जोश में खड़े होकर चीख रहे थे, हलक फाड़ रहे थे। वो लड़का उस पर हावी होता चला गया था। उसका मुक्का बासित के पेट में पड़ा था। उसके पेट में आंतें गुच्छम गुच्छा हो गई थी। वो उसे नफरत भरी लाल आंखों से घूरता मारता चला जा रहा था। मुंह पे मुक्के, नाक पर टांगें, और चुपचाप वो पिटता रहा था। मजमा उसका नाम चिल्ला रहा था। वो सब उसके ही तो थे, उसका वहाँ कोई नहीं था। वो अधमुआ हो चुका था। वो उसे मार मार के नहीं थक रहा था। बदले की आग बुझी नहीं रही थी। वो वाकई उसे जान से मार देना चाहता था। अब के जो उसने बासित के पेट में टांग मारी तो वो चकरा कर रह गया। उसने देखा तीसरी रो में बैठी सारिया साकित बैठी है, बेआवाज रो रही थी। बासित की नाक से खून बह निकला। वो लड़खड़ा कर गिरा था। मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया गूंगी हो जाए और बस तुम बोलती रहो, और बस तुम बोलती रहो, तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। इन फिक्रों की बाज गश्त थी। वो खिलखिलाती हंसी, वो खनखनाती हुई हंसी। वो लड़का उसके सीने पर चढ़ा, उसके मुंह पर मुक्के मारता चला गया। वो होले होले अपने हवास खोता जा रहा था। तुम्हें पता है, मैं अब हर रोज़ अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये 2 आंखें दी कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ये 2 कान तुम्हें सुन सकता हूँ, और ये दिल जो तुमसे मोहब्बत करता है। आखिरी मंजर जो उसने देखा था वो ये था कि उस लड़के को उसके दोस्तों ने कंधों पर उठा रखा था। वो खुशी से सरशार नारे लगा रहे थे। आखिरी आवाज़ जो उसने सुनी वो उमर के दौड़ते कदमों की थी। इसके बाद उसकी आंखें बंद होती चली गई थीं। अम्मा ट्रे में उसके लिए खाने का सामान रखकर उसे खिलाने आई थी। वहीं उसके पास फर्श पर बैठकर उन्होंने निवाला तोड़कर उसके मुंह में डाला था। मेरा पुत्र जिंदा है, वो मरा नहीं है ना अम्मा? मेरा मुर्तज़ा जिंदा है ना? वो आस भरी नज़रों से उन्हें देखती पूछ रही थी। अभी कल वो 2 औरतें किसी काम से आई थीं। उसे देखा तो तरहम से बात करने लगी। हाय बेचारी, क्या नसीब है इसका। पहले शोहर ने छोड़ दिया, फिर पुत्र भी मर गया। उसने चौंक कर सर उठाया और उन्हें देखा। मेरा पुत्र जिंदा है, मेरा मुर्तज़ा जिंदा है। वो बिफर गई और उन पर झपट पड़ी थी। एक का बाजू काबू कर लिया और नाखूनों से खाल खसूट डाली थी। हाय हाय, ये तो डंगर बन गई है, इसे पागल खाने में जमा करवाओ, ये तो मार देगी सबको। हाय अल्लाह, मेरा बाजू। अब वो अम्मा से पूछ रही थी। वो सर झुकाकर अगला निवाला तोड़ने लगी। बताना अम्मा, वो झूठ बोलती हैं ना? वो झूठ बोलती है ना? मेरा पुत्र जिंदा है ना? उन्होंने होले से इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ धीरानी, तेरा पुत्र जिंदा है। वो तो भला चंगा है। हाँ वो ठीक है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे पता था, मेरा पुत्र वो ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगी। वो बहुत देर तक बुड़बुड़ाती रही। बासित ने भारी पपोटों को बमुश्किल उठाया। वो मंजर गैर वाज़े सा था। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। वो चेहरा भी उसे याद था जो उस पर झुका हुआ था। वो सारिया थी। तुम ठीक हो? अगली बार उसे होश आया तो वो अस्पताल के उस कमरे में बेड पर था। उसके बाजू पे ड्रिप लगी हुई थी और वो बहुत सी नालियों में उलझा हुआ था। बासित, तू ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाऊं? उमर उस पर झुका पूछ रहा था। वो नीम गनूदगी में था। सारिया का वो ठीक है, अभी बाहर गई है, तू टेंशन ना ले, सब ठीक है। रात गए वो होश में आया था। अब के उसकी हालत बेहतर थी। उमर से बातें भी की थी। सारिया उसे देखती रोती रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ भी थामा था। मुझे माफ़ कर देना बासित, मेरी वजह से। उसने धीमे लहजे से कहा था। मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें। मुझे माफ़ करना सारिया। अब्बास ने बैग को दाहिने कंधे पर मुंतकिल किया और दरवाजे पर दस्तक दी थी। तीसरी दस्तक पर मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला था। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मार्केटिंग के लिए आया हूँ। क्या डॉक्टर जैन घर पर हैं? मुलाजमा ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं जी, वो तो इस वक्त क्लिनिक पर होते हैं। अच्छा, फिर उनकी मिसेस तो होंगी ना, आप उन्हें बताइए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 5 मिनट। मुलाजमा चली गई और थोड़ी देर में लौट आई थी। आ जाएं आप। वो उस वक्त क़यादत में उसकी चलता हुआ ड्राइंग रूम तक आया था। थोड़ी देर में ही हमना गोद में बच्चा उठाए अंदर आई थी। बज़ाहिर उसे देखते, उससे बातें करते अब्बास का सारा ध्यान बच्चे की तरफ था। वो कनखियों से उसे ही देखता जा रहा था। 10 मिनट बाद जब वो उसे अलविदाई जुमले कहकर निकलने को था तो उसने पूछा था, मैम ये आपका बेटा है? हमना मुस्कुराई। जी माशाल्लाह, बड़ा प्यारा है। क्या नाम है इसका? उसामा। अब्बास अब उस बच्चे को मोहब्बत से देख रहा था। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, इस क्यूट से बच्चे की तस्वीर ले लूं? दरअसल मेरी वाइफ को बच्चे बहुत पसंद है।
ہماری تو اولاد ہے نہیں، لیکن وہ تصویر دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گی۔ اسے پتا تھا کہ ہمنا کی دکھتی رگ کون سی ہے، اتنی ریسرچ تو وہ کر چکا تھا، اور یہ بات اسے پتا چل چکی تھی کہ وہ بچہ ایڈاپٹڈ تھا۔ ضرور، ہمنا نے خوش دلی سے کہا۔ عباس نے جلدی سے اپنے فون میں اس کی تصاویر بنائی تھی۔ وہ کئی دن کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا، زخم بھر رہے تھے، چوٹیں مندمل ہو رہی تھیں۔ وہ ویسے بھی مضبوط اعصاب اور تندرست جسم کا مالک تھا۔ وہ تو دل کا معاملہ تھا جو چپ چاپ پٹتا رہا، ورنہ وہ انہیں بتاتا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ اب بھی وہ چپ چاپ بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب عمر اس کے پاس آیا۔ کیا سوچ رہا ہے یار؟ میں بدلہ لوں گا اس سے، اس سب کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ عمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ریئلی؟ واقعی تو یہ سب کہہ رہا ہے؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی تو یہ کہہ رہا ہے؟ وہ ذرا رکا تھا۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے مار پیٹ میں؟ ابھی بھی کوئی بھگتان بھگتنا باقی ہے؟ تو اور کیا کروں؟ باسط نے درشتی سے کہا تھا۔ خاموش، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں؟ بزدلوں کی طرح مار کھانے کے بعد چپ ہو جاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عمر نے اسے رسان سے کہا تھا، بعض دفعہ بزدلی دکھانا بہادری ہی ہوتا ہے باسط۔ کمزور پڑ جانا ہر دفعہ احمقوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا حل بدلہ نہیں ہوتا۔ باسط چپ رہ گیا تھا۔ تو نے اسے مارا، اس نے تجھے، اب تو اسے مارے گا، پھر وہ تجھے، بس یہی کرتا رہے گا ہمیشہ۔ وہ ذرا رکا۔ ٹھیک ہے، یہ سبھی کرنا ہے تو ابھی یہاں بیٹھ کر حساب کر لے کہ اس لڑائی میں تو کیا کھو سکتا ہے اور تیرے پاس داؤ پہ لگانے کے لیے کیا کیا کچھ ہے۔ انہوں نے مجھے کمزور جان کر ساریہ پہ ہاتھ ڈالا تھا عمر، انہیں دوبارہ یہ کرنے پر مت اکسا۔ کمینے کی عزت اس کی کمینگی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے باسط۔ بدلے کی آگ بس راکھ پیدا کرتی ہے، انتقام کی زمین پر گلاب نہیں اگا کرتے۔ باسط خاموش رہ گیا تھا۔ بس یہ سب ختم، یہ مار پیٹ جھگڑا بس۔ تو کچھ دنوں کے لیے اس سب سے دور چلا جا۔ وہ ذرا رکا۔ بلکہ دور کیوں، تو گاؤں چلا جا، ویسے بھی اسپرنگ بریک ہونے والی ہے، 2 ہفتوں کی بات ہے، تیرا ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ عمر نے جوش سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلے گا میرے ساتھ؟ میں کس خوشی میں؟ عمر نے اسے دیکھا تھا۔ باسط نے کندھے اچکائے تھے۔ جس مرضی خوشی میں سمجھ لے۔ وہ مطمئن تھے، ہمنا کو ایک اچھی مصروفیت میسر آ گئی تھی۔ سارا دن وہ اسامہ کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے کپڑے، جوتے، کھانا پلانا سنبھالنا، کسی اور چیز کے سوچنے کا اب اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اب تو خوش ہو نا؟ اس دن بھی جب وہ اسے بیڈ پر لیے اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی تو ڈاکٹر زین نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت خوش۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ اب تو ہمارا وقت بھی محترم کو ہی ملنے لگا ہے، وہ مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس کے پاس آن بیٹھا تھا۔ دیکھو تو پاپا مننے سے جل رہے ہیں، وہ کھلکھلائی تھی۔ ٹرین تیزی سے پٹری پر دوڑتی ہوئی آگے کو جا رہی تھی اور وہ منظر پیچھے کو بھاگے جا رہے تھے۔ باسط اور عمر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عمر بہت پرجوش سا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی گاؤں میں جا رہا تھا تو اس کے لیے اس کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ باسط اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا تھا۔ بلو جینز اور ہلکی براؤن شرٹ میں وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر تھا۔ چہرے کے زخموں کے نشان آہستہ آہستہ مندمل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا چہرہ کمزور اور کملایا ہوا سا تو تھا، لیکن وہ بیمار نہیں تھا۔ آنے سے پہلے وہ ساریہ سے مل کر آیا تھا۔ ہاں شاید بھاگ رہا ہوں میں، ہاں شاید بزدلی ہے، ہاں شاید عمر صحیح کہتا ہے، جا رہا ہوں لیکن واپس آنے کے لیے۔ تم سے دور جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے جا رہا ہوں ساریہ۔ اس نے ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں تمہارے لیے جلد لوٹ کر آؤں گا ساریہ۔ وہ خاموش رہی تھی، جانتی تھی اس کا ابھی چلے جانا بہتر ہے اس کے لیے۔ عادل سائی نے بڑا ظلم کیا ہے جی ماں نور بی بی کے ساتھ، حلیمہ نے تعصب سے کہا تھا۔ عباس اس کے سامنے ہی چارپائی پر بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی جی، اتنے اچھی عادتوں کی، بڑے سونے دل کی تھیں جی وہ۔ اتنا الزام، اتنا بڑا الزام، توبہ توبہ، میں تو جی ان کی شرافت کی قسم دے سکتی ہوں، بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس بچے کا کیا ہوا؟ عادل نے پوچھا۔ کمزور تھا جی، وقت سے پہلے ہو گیا تھا نا۔ ماں نور بی بی تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی تھی، اب اتنی سی جان کو ماں سے جدا کرو گے تو وہ کیسے رہ سکتا تھا بھلا؟ وہ ترہم بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ اس دن صبح صبح میں حویلی پری تھی جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عادل سائیں اسے شہر لے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس۔ دن 10-11 بجے آئے تو اس بچے کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہیں سے قبرستان لے گئے اور دفنا دیا۔ ماں نور باجی کے ابو بھی آئے تھے اس دن رات کو، بڑا رو رہے تھے جی۔
अब्बास सोच में पड़ गया। मैं तो जी बहुत दुखी रहती हूँ उनके लिए। उनका भी पता चला कि वो बीमार हो गई हैं। हाय, बच्चे के बगैर कैसे कोई माँ भली चंगी रह सकती है। अब्बास ने उसकी तरफ सर उठाया। खाला, तुम मेरा एक काम कर दोगी? क्या काम पुत्र? हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुला ही था। बासित ने बैग कंधे पर डाला और अंदर दाखिल हुआ। उमर उसके पीछे ही था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वो कच्चा सहन था जिसमें क्यारियाँ मौसमी सब्जियों और फलों से लदी हुई थी। फलदार और सायादार दरख्त थे। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अंदर बड़े से दालान में दाखिल हुए थे। वहीं बरामदे के सतून के पास उसे वो दिखाई दी थी। बासित हैरानी से देखता आगे बढ़ा था उसको। वो दोनों घुटनों में सर दिए सतून से ही टेक लगाए सर झुकाए बैठी थी। बासित होले होले चलता उसके पास आ बैठा और बेयकीनी से उसे देखा। नूर! उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। वो फटी फटी नज़रों से उसकी टांग में बंधी मजबूत जंजीर देख रहा था। आहट पर नूर ने सर उठाया था। वो उसे पहचान तक नहीं सका था। बिखरे उलझे बाल, हल्का ज़दा आंखें, पपड़ी जमे होंठ, सूखी खाल। नूर! वो कोई जानवर तो नहीं है ताया जी? उसे क्यों ऐसे डंगरों की तरह बांध के रखा है आपने? वो फट पड़ा था। और क्या करते पुत्र? वो बेकाबू होकर घर से बच्चों के पीछे भाग जाती थी। कोई उसके काबू में आ जाता तो उसको जख्मी कर देती। ऐसे में उसे यूं ही कैसे छोड़ देते? जमाने का तो तुझे पता है। वो जवान लड़की यूं खुले सर पैर के गली में फिरती हुई जानवर थोड़े हैं यहाँ पर। फिर भी ताया जी, उसका दिल कट कर रह गया था उसे यूं देखकर। वो तो कैसी जिंदगी से भरपूर लड़की हुआ करती थी। उसकी वो कॉन्फिडेंट, पढ़ी लिखी, खूबसूरत कज़न जो हमेशा से उसकी आइडियल रही थी। लड़की होते हुए भी, उस गांव से होते हुए भी वो कॉलेज तक गई थी। और अब वो मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगला गिला उसने अपनी माँ से किया था। उस पे और आप सब पे ऐसी कयामत गुजर गई और मुझे बताया तक नहीं। हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे पुत्र, उन्होंने रसान से कहा था। परेशान होता ला इल्म तो ना रहता। वो बेबसी से बोला। और उसके लिए परेशान होना फ़र्ज था मेरा अम्मा। वो कितना परेशान हुई मेरे लिए। उसने कितना नहीं किया मेरा। बीमारी अपने पेपरों के दौरान मुझे पहले पढ़ाया, फोकियत दी अपने सब भाइयों पर। उसके लिए मैं परेशान हो भी जाता तो क्या? वो चुप रह गई। आप सब ने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ अम्मा। वो उन्हें देख कर रह गया था। अच्छा, गुस्सा ना कर, इतनी दूर से आया है और आते ही कल्पने लगा है। चल पुत्र, खाना खा ले, वो तेरा दोस्त भी भूखा ही बैठा है। बासित ने उसके पैरों से वो जंजीर होले से खोल दी थी। उसे अलहदा किया तो देखा उसकी टांग पर दूर तक जंजीर अपना निशान छोड़ गई थी। खाल लाल से स्याह पड़ने लगी थी। बासित की आंखें डबडबा गई थी। नूर, उठें, चलें। उसने होले से सहारा देकर उसे उठाया और सहन में एक तरफ बने वॉश बेसन तक लाया था। होले होले उसके हाथ और मुंह को धुलवाया। खाना खाओगी ना? चलो हम साथ खाएंगे। वो उसके साथ ही कमरे में आई थी। अम्मा ने खाना लगा दिया था। वो चटाई पर बिछे दस्तरखान पर उसके साथ बैठी थी। वो बच्चा पड़ोस से आया था। अम्मी ने कढ़ाई भिजवाई है खाला। अम्मा डोंगा लेकर बावर्ची खाने में चली गईं। महानूर ने उसे देखा तो जल्दी से दौड़ती हुई बाहर आई। मुर्तज़ा, तुम मेरे बेटे हो ना? मुर्तज़ा, मेरा मुर्तज़ा। बच्चा डर गया।